अच्छा, आज आपका टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, ये गिब्स फ्री एनर्जी आपने पढ़ी है केमिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर, याद है क्या थी? मैम रिकॉर्डिंग कर ले। डेल्टा जी से जो है वो आपने इसको रिप्रेजेंट किया था, गिब्स फ्री एनर्जी को। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये आपने अभी पढ़ा है। ठीक है, असल में मेनली ये आपका टॉपिक जो है ना ये केमिकल थर्मोडायनामिक्स का ही है, लेकिन ये मैं उस चैप्टर के अंदर इसलिए नहीं पढ़ाती क्योंकि इसके अंदर थर्मोडायनामिक्स का जो नॉलेज है वो भी इन्वॉल्व है और केमिकल इक्विलिब्रियम का भी इन्वॉल्व है। तो अगर वहां पे मैं पढ़ूंगी तो आपके पास थर्मोडायनामिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो होंगे, लेकिन जो आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम का नॉलेज है वो वहां पे आपके पास नहीं होता। तो इसको मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाती हूँ ताकि दोनों चीजें जो है वो एक दफा आपके पास क्लियर हों। ठीक है, जब दोनों टर्म्स यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज दोनों आपके पास क्लियर होंगे तभी आप इन दोनों को इंटर रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका केमिकल थर्मोडायनामिक्स का है, लेकिन मैं इक्विलिब्रियम में पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर दोनों का नॉलेज इन्वॉल्व है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, इसमें आप देख लें, आप एक तो गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, जिसको आपने अपने माइंड में रखना है। कुछ पॉइंट्स आप देख लें, एक गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है जिसको आपने पहले डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अच्छा, और क्लास ये जो गिब्स फ्री एनर्जी का जूम रिकॉर्डेड लेक्चर है ना वो मैंने यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है, वहां से बेशक आप दोबारा देख लें। वही जो आपको मैंने एक वीडियो भेजी थी उसको मैंने जूम पे भी अपलोड कर दिया, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया था। अच्छा, दूसरी जो आपके पास चीज है वो है आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, आपने इन दोनों का रिलेशनशिप फाइंड करना है और मैथमेटिकल रिलेशनशिप फाइंड करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई एक केमिकल रिएक्शन जो है वो सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हम कहते हैं कि ए मोल्स ऑफ ए बी मोल्स ऑफ बी के साथ मिलते हैं, सी मोल्स ऑफ सी बनते हैं एंड डी मोल्स ऑफ डी बनते हैं। ये रिएक्शन आपने पहले भी फॉर एग्जांपल जो है वो देखा हुआ है। क्लियर? यस जो मैम। कैपिटल लेटर्स हैं वो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो स्मॉल लेटर्स हैं वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये कहती हूँ कि ये गैशियस रिएक्शन है। गैशियस रिएक्शन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सब के सब गैशियस फेज में, यानी ए भी गैशियस है, बी भी गैशियस है, सी भी गैशियस है और डी भी गैशियस है। ठीक है, गैशियस फेज रिएक्शन का तो पता है ना? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देखें कि हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको मैंने टी कह दिया उस पर टेक प्लेस कर रहा है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे टेक प्लेस कर रहा है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस रिएक्शन के लिए जो है वो कैलकुलेशंस देखते हैं कि कौन सी पॉसिबल है। देखिए, अगर ये गैसियस रिएक्शन है और आपने इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अचीव कर ली है, तो आपके ख्याल में इसके लिए प्रेशर कैलकुलेट करना आसान है या फिर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना आसान है? मैंने आपको बताया था कि जो गैसियस रिएक्शन होता है उसके लिए प्रेशर कैलकुलेट करना आसान होता है। ठीक है, यानी आप उसके लिए के पी कैलकुलेट करते हैं, और जो आपका सोल्यूशन या एक्वस फॉर्म में रिएक्शन होता है उसके लिए कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना आसान होता है, तो आप के सी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? जी मैम। यस मैम। अब क्योंकि ये गैसियस रिएक्शन है तो इसके लिए प्रेशर को मेजर करना या प्रेशर को कैलकुलेट करना आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम के सी नहीं फाइंड करेंगे, के पी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के साथ एसोसिएटेड है के सी, ठीक है, और प्रेशर के साथ एसोसिएटेड है के पी। तो यहाँ पे क्योंकि प्रेशर को कैलकुलेट करना आसान है तो हम के सी नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे? के पी। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे हमने के सी नहीं कैलकुलेट करना, हमने के पी कैलकुलेट करना है फॉर गैसियस रिएक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये के पी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, वही रिएक्शन आपने लिया। ठीक है, मैं वन बाय वन जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रेशर लेती जाती हूँ। ये है मेरे पास पी ए, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, यानी इन पूरे रिएक्टेंट्स का जो प्रेशर है
ठीक है, वो हमारे पास एक्चुअली जो है वो किस किस का सम है, प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सम ऑफ प्रेशर ऑफ ए एंड सम ऑफ प्रेशर ऑफ बी। इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स बन जाएगा। ये है प्रेशर ऑफ सी एंड प्रेशर ऑफ डी। अब आपने क्या करना है कि अगर मैं ये कहती हूँ कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, एंड जो है वो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि आपका किसी किस्म का फ्री एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है। ठीक है, रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं, तो वर्क हो रहा है, उसके अंदर कोई वर्क की क्वांटिटी ऐसी होगी जो यूजफुल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट्स की जो कन्वर्जन है उसके दौरान कुछ फ्री एनर्जी चेंज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये फ्री एनर्जी चेंज जो है वो क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब दो चीजें आपके पास थी, एक आपने कहा था कि फ्री एनर्जी चेंज होना चाहिए, और दूसरी चीज जो आपने कही थी वो ये कहा था कि आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप फाइंड कर सकें। ठीक है, डेल्टा जी आपने देख लिया, अब आप देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास आ गया, आप इस डेल्टा जी के लिए आप कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, ये मैंने कह दिया कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स का प्रेशर है पी ए और पी बी, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स का प्रेशर है पी सी और पी डी। ठीक है, अब इसको मैं कह देती हूँ कि इस साइड पे जो रिएक्टेंट्स है उनकी जो फ्री एनर्जी है वो जी आर है, आर फॉर रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो इसको है मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है G1 से। फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू G1। ये है फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, P फॉर प्रोडक्ट्स, GP इज इक्वल टू G2। इसका मतलब है रिएक्टेंट्स की भी एक फ्री एनर्जी और प्रोडक्ट्स की भी एक फ्री एनर्जी है। रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी G1 है और प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी G2 है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, फ्री एनर्जी चेंज बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स की जो फ्री एनर्जी है उसको रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी में से माइनस करना पड़ेगा, Gp माइनस Gr। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आपके पास Gp माइनस Gr है इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए क्या आपके पास असम्पशन हो सकती है, क्या कैलकुलेशन का मेथड पॉसिबल है, उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका डेल्टा जी। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर गिब्स फ्री एनर्जी आपने चेक करना है सबसे पहले कि यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन है इस डेल्टा जी के लिए आपके पास थर्मोडायनामिक्स में कौन सा रिलेशनशिप है जो यूज हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो डेल्टा जी है इसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखनी है क्लास के यहाँ तक आप कैलकुलेशन कर चुके हैं, लेकिन डेल्टा जी के लिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है, पहले आप डेल्टा जी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसमें आपके पास जी के लिए वहां पे एक रिलेशनशिप था, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, याद है? यस मैम, गिब्स। ठीक है, जिसमें एच आपने कहा था कि इंथाल्पी है। ठीक है, और ये इक्वल है ई प्लस पी वी के। अगर मैं इसको पुट कर दूं इस एच की जगह पे ई प्लस पी वी को, तो क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस। क्लियर हो गया? इस एच की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि मैं अगर डिफरेंशिएशन करती हूँ इस पूरी इक्वेशन की, इस ये जो मेरे पास फाइनल स्टेज आ गई है इसकी करती हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे सबके साथ डी लग जाएगा, इसके साथ भी डी, डी जी हो जाएगा, इसके साथ डी लगेगा, डी ई हो जाएगा, इसके साथ डी लगेगा, डी पी वी हो जाएगा, इसके साथ डी लगेगा तो टी एस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास दोनों टर्म्स है ये तो सिंपल है, लेकिन ये डी जब इन दोनों पे अप्लाई होगा तो क्या होगा कि एक दफा पी कांस्टेंट होगा, एक दफा वी। पी कांस्टेंट होगा तो डी वी प्लस वी कांस्टेंट होगा तो डी पी। ये पता है ना कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, ये पहले भी आपने की हुई है। यस मैम। ठीक है, और इसी तरह जो आपका डी है उसमें एक दफा टी कांस्टेंट होगा, एक दफा एस कांस्टेंट होगा, यानी एक दफा आपने एक कंपोनेंट को कांस्टेंट करना है, दूसरी दफा दूसरे। जिसके साथ डी लगाया है वो वेरिएबल है, जिसके साथ कुछ नहीं लगाया वो इंडिविजुअल फॉर्म में है, वो कांस्टेंट है। क्लियर? क्लियर हो गया Yes, यहाँ ma'am. तक? यस मैम। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास रिलेशनशिप आ गया है इसको आपने ओपन करके लिखना है, यानी ये ब्रैकेट्स खत्म करनी है। यहाँ पे तो प्लस था तो अंदर वाले साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे माइनस था तो अंदर वाला साइन
चेंज होगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। क्लियर? जी ठीक है। मैम। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब इस TDS के लिए आपने कोई सिंप्लीफिकेशन करनी है, क्योंकि और जो आपके पास बाकी जो एक्सप्रेशन आया है उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो TDS के लिए आपके पास ना एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स में एक आंसर अवेलेबल है। ठीक है, जो आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसके अकॉर्डिंग आपने कहा था कि DS इज इक्वल टू DQ रिवर्सिबल बाय T। याद है ये? आवाज आ रही है? जी यस मैम मैम आवाज आ आ रही रही है। ठीक है, TDS हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से TDS मेरे पास आ सकता है, T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास DQ रिवर्सिबल आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास DQ रिवर्सिबल है इसकी भी आपके पास थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग एक वैल्यू है, और वो कहाँ से आती है आपके पास? ठीक है, वो आपके पास आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप कहते थे Q इज इक्वल टू E प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और फिर आप कहते थे कि DQ इज इक्वल टू DE प्लस DW, और फिर जो है वो इस आपने इस DE जो DW है इसका भी आपने फर्दर आंसर निकाला था PDV। याद है? तो TDS की जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से TDS की वैल्यू आती है DQ रिवर्सिबल, और इसी DQ रिवर्सिबल को अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो उसका आंसर ये है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ कि ये जो DQ रिवर्सिबल है इसकी जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर वैल्यू पुट करती हूँ TDS की यहाँ पे तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है। इसकी समझ आ गई? क्लास समझ आ गई यहाँ तक? नो मैम। नहीं ये मैम। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास TDS की वैल्यू थी जो DQ रिवर्सिबल के इक्वल थी, और इसी DQ रिवर्सिबल की वैल्यू आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से DE प्लस DW है। आप समझ आई? जी मैम, और इस वैल्यू को फिर सेकंड लॉ फिर ऑफ मैंने इस DQ की थर्मोडायनामिक्स। जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट कर दी। जी मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपने यही कहा था कि DW जो है वो PDV के इक्वल है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क होता है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। PDV मैंने पुट कर दिया इसकी जगह। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि यही वाला जो मैंने G इज इक्वल टू H माइनस TS किया था, ठीक है, G इज इक्वल टू H माइनस TS किया था, इसमें इंथाल्पी जो है जिसको मैंने E प्लस PV के इक्वल करके ये TDS के लिए आंसर सर्च करना स्टार्ट किया था। ठीक है, जी अब मैं मैम। इसका आंसर अगर देखूं तो वो मेरे पास यहाँ से आ चुका है, TDS इज इक्वल टू DE प्लस PDV। अब मैंने क्या करना है, इस TDS की जगह पे ये वाला आंसर पुट कर देना है DE प्लस PDV। ठीक है, पुट करूंगी तो क्या होगा, मेरे पास इस DE की जगह पे ये चीज आ जाएगी। अब फिर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज होना चाहिए। ठीक है, अंदर वाला साइन यस चेंज मैम। होगा। ठीक है, और मेरे पास आंसर आ जाएगा ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप देखें तो ये DE प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो सकते हैं ना दोनों? जी मैम, हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये मेरे पास प्लस PDV है, ये माइनस PDV है, ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं। नेक्स्ट ये मेरे यस पास मैम। VDP और ये माइनस SDT, ये दो वैल्यूज मेरे पास बच गई। तो अब मेरे पास जो DG है एक्चुअली वो VDP माइनस SDT के इक्वल है। क्लियर? यस मैम। अब इस इक्वेशन के अंदर प्रेशर भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, लेकिन एक वक्त में आपने एक ही वेरिएबल चेंज करना है, दोनों नहीं चेंज करना। ठीक है, क्योंकि दो चेंज हो जाए तो उनके चेंज को नोट करना मुश्किल हो जाता है एग्जैक्टली। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसी रिलेशनशिप के अंदर से थोड़ी सी जो है वो सिंप्लीफिकेशन कैसे करती हूँ, ये आपने क्लास एक बार फिर याद रखना है कि हम इस डेल्टा G की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को भूलना नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये G2 माइनस G1 के इक्वल था। ठीक है, और ये मेरे पास अब DG आ गया VDP माइनस SDT के। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे DG की मेरे पास एक वैल्यू आ गई है VDP माइनस SDT। क्लास याद रखना है कि ये डेल्टा भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, D भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये लार्जर चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये स्मॉलर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? यस मैम।
यस मैम। तो अब ये जो मेरे पास dg जो इक्वल टू vdp माइनस एसटीटी है, अगर मैं ये सपोज कर लूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में हमने सपोज किया था कि आपका रिएक्शन एक डेफिनेट टेम्परेचर T पे हो रहा है एसटीटी, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया जिसको आप डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने G2 सपोज किया था, प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी, रिएक्टेंट्स की G1 सपोज की थी, ये दोनों आपने लिख दी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा आपके पास के VDP माइनस एसटीटी जो है इस एक्सप्रेशन को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, बट दिस इज अ बिगर चेंज एंड दिस इज अ स्मॉलर चेंज, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन को लिया डेल्टा जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये डिस्कशन भी आपकी हुई कि प्रेशर और टेम्परेचर के दोनों यहाँ पे वेरिएबल है, डी दोनों के साथ आ रहा है, दोनों की वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक वक्त में आप एक ही वेरिएबल के चेंज को नोट कर सकते हैं, इसलिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, और प्रेशर को वेरिएबल रहने देते हैं, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर dt जो है वो आपके पास हो जाएगा 0, एक्सप्रेशन आपके पास रह जाएगा dg इज इक्वल टू vdp, क्योंकि एसटीटी खत्म हो गया dt के 0 होने की वजह से। नेक्स्ट आपके पास रह गया dg इज इक्वल टू vd, ठीक है। इसके लिए फिर आपने क्या किया, dg जो है वो आपके पास क्या था G2 माइनस G1, ठीक है। तो ये vdp उसके इक्वल आ गया, ठीक है। फिर आपने स्मॉलर चेंज के लिए कहा कि G2 माइनस G1 जो है वो dg हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू vdp, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तक जाते हुए G1 से G2 तक चेंज हुई और प्रेशर P1 से P2 तक चेंज हुआ था, और dg आपका आ गया है vdp के ऊपर, ठीक है। और ये dg जो है अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो किस्म के चेंजेस हैं, ठीक है। इन मिनिमम और मैक्सिमम चेंजेस तक का आपने इस एक्सप्रेशन को एलेबोरेट करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये G1 था, ये G2, P1 P2। अब आप क्या करेंगे, वो जो मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे, ठीक है, उसमें से जो आपने अप्रूव्ड मेथड लिया था वो कौन सा था, जिसमें आप जनरल गैस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। पहले तो मैंने v को बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। अब इसी v की वैल्यू जो है वो जनरल गैस इक्वेशन से हमने निकाली थी, जो कि PV इज इक्वल टू nRT के इक्वल थी, ठीक है। इसमें से मैंने v की वैल्यू निकाली, वो nRT ओवर p के इक्वल है। अब मैं ये v की वैल्यू इस v की जगह पे पुट कर सकती हूँ, ठीक है। जब मैंने पुट की मेरे पास ये एक्सप्रेशन था। अब इसमें से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो आपने एक दफा ले लिया वो कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, लेकिन p जो है वो वेरिएबल, ठीक है। तो वो इससे डिवाइड हो सकता है वेरिएबल की, क्योंकि इंटीग्रेशन होगी, उसको मैं इस इंटीग्रेशन के साइन के बाहर नहीं लिख सकती, अंदर लेके अंदर लाऊंगी, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यही वाली रीअरेंजमेंट से कि nRT बाहर रहेगा, p अंदर जाएगा, तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अब जो आपके पास इंटीग्रल होगा dp ओवर p का, ये आपने पहले भी चेक किया कि अगर आपके पास सेम वैल्यू का डिफरेंशियल भी हो और डिवाइडेड बाय सेम ओरिजिनल वैल्यू हो, ठीक है। ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेशन सॉल्व की हुई है, जिसमें आपने कहा था कि ये नेचुरल लॉग ऑफ p के इक्वल होगा, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ p है, इसमें G1 G2 तक, इसमें भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल हुई, G1 G2 की लिमिट्स जो है वो आपने अभी लगानी है, क्योंकि अभी आपने वो सॉल्व नहीं किया, उनको कहीं पे इंसर्ट नहीं किया। नेचुरल लॉग p आएगा, लेकिन P1 P2 को भी आपने सॉल्व नहीं किया, लिमिट्स को सॉल्व नहीं किया, वो भी आपके पास आएंगे। अब फर्दर सॉल्व करने के लिए एक दफ़ा g की जगह अपर लिमिट माइनस g की जगह लोअर लिमिट, nRT एज इट इज आएगा, एक दफ़ा नेचुरल लॉग p की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर आप जो है वो क्या करेंगे, ये G2 माइनस G1 आपके चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी एनर्जी के चेंज को, तो यहाँ पे मैंने डेल्टा जी लिख दिया, ठीक है। अब नेचुरल लॉग जो है वो मैंने बताया था कि कॉमन लॉग जैसा होता है, जो कॉमन लॉग के रूल है वो नेचुरल लॉग पे भी अप्लाई होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास लॉग है और माइनस में आप इसको डिवीजन में लिख सकते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू आ गई, आपने इंसर्ट कर दी। अच्छा, अब ये आपने फॉरगेट नहीं करना कि असल में हम इस चीज़ के लिए एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे। इस स्लाइड के आगे हमारे पास आंसर नहीं था, तो हमने डेल्टा जी की कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी थी। अब क्या किया है, मेरे पास क्योंकि डेल्टा जी का आंसर आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये डेल्टा जी का जो आपके पास आंसर है, जो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है, इसको अगर आप फर्दर जो है वो नोट करते हैं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो बिल्कुल स्टार्ट में आपने जो है वो सपोज की थी कि इसको यूज़ किया जा सकता है,
गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट करने के लिए उसके लिए आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये आपने कहा था कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स है, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये जो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स है ये सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए एंड पी बी है, और ये प्रोडक्ट्स जो है ये सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ पी सी एंड पी डी है। ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट से इक्वल है, और इन दोनों का सम जो है वो आपके पास प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल है। ठीक है, अब अगर मैं ओवरऑल प्रेशर चेंज नोट करती हूँ तो वो P1 से P2 तक चेंज हुआ है, और अगर मैं कहती हूँ कि P1 1 एटमॉस्फेयर है, यानी इनिशियली आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे थे, तो जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो आपके पास 1 एटमॉस्फेयर होता है। P2 आपके पास एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर हो सकती है एक्सेप्ट 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि आपने अभी क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डिफाइन नहीं किए तो आप नहीं बता सकते कि ओवरऑल आपके पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कितना होगा। इसलिए हमने क्या किया कि जनरल P रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि आपके पास प्रेशर की कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 1 एटमॉस्फेयर। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आपका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर से P एटमॉस्फेयर तक चेंज हुआ पूरे रिएक्शन के दौरान, जब आपके रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए। अब आपने क्या करना है कि यही वाला एक्सप्रेशन जो पीछे आपने डिराइव किया था वो आपने लेना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू G2 माइनस G1, जो कि इक्वल था nRT नेचुरल लॉग ऑफ P2 ओवर P1 के, और यहाँ पे P2 की जगह P आ जाएगा और P1 की जगह पे 1 एटमॉस्फेयर। तो P को अगर मैं 1 पे डिवाइड करूँ तो P आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इक्वेशन के लिए। ठीक है, अगर आप उसको नोट करें तो मेरे पास जो है ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर जो आपने कांस्टेंट किया वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड कंडीशन को आपने खुद से याद रखने की, प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी उसको आप G0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बबल है, ये बबल आपके पास एच के ऊपर होती है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी होती है, यानी हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर ये आपके पास एस के ऊपर है तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इंट्रोपी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर G0 है तो ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको आपने नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं G के लिए इसका एक्सप्रेशन जो है वो फर्दर फाइंड आउट करती हूँ। ठीक है, तो G1 आपका G0 होगा क्योंकि ये 1 एटमॉस्फेयर पे था, 1 एटमॉस्फेयर पे और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और प्रेशर P पे आपके पास जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो G होगी। ठीक है, तो ये जो मेरा G2 माइनस G1 था, ठीक है, ये मेरे पास G माइनस G0 हो जाएगा क्योंकि G2 इक्वल है G के और G1 इक्वल है G0 के। ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, फर्दर अगर मैं इसको रीअरेंज करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, P को जब आपने 1 पे डिवाइड किया था P आ गया था। ठीक है, तो ये G0 अगर मैं इधर लेके आती हूँ तो इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया एक जनरल। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करती हूँ, A मोल्स ऑफ A है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है आपके पास, जो मैंने आपको सोल्यूशन करके दिखाया है। ठीक है, वहाँ पे भी आपने देखा था कि यहाँ पे हमने N जो है उसको भी इंसर्ट किया था। अगर आपके रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स के सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स हैं तो आप इन दोनों के साथ भी N लगा रहे थे वहाँ पे। तो AgA0 प्लस ART-ln-PA। ठीक है, एक्सप्रेशन आपके पास यही वाला है। आपने इसको फर्स्ट रिएक्टेंट के लिए लिखा, फिर सेकंड रिएक्टेंट के लिए आपने इसको लिखना है जिसके B मोल्स हैं। ठीक है, उसके लिए लिखा तो ये बन गया BgB0। ठीक है, थर्ड के लिए लिखा तो ये बन गया, और थर्ड एक्चुअली आपके पास रिएक्टेंट नहीं है, फर्स्ट प्रोडक्ट है C। फिर फोर्थ प्रोडक्ट है आपके पास। ठीक है, उसके लिए आपने सेम एक्सप्रेशन नोट किया। फिर आपके पास जो ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो एक्चुअली आपके पास सम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन के अंदर अपनी ये जो चारों वैल्यूज हैं इनको इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये मैंने प्रोडक्ट साइड्स की जो फ्री एनर्जीज के एक्सप्रेशन थे ये दोनों इनको यहाँ पे ऐड किए, और जो रिएक्टेंट साइड वाले थे A और B उनको यहाँ पे ऐड किया। अब क्या होगा, इनको मैं ओपन फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ओपन फॉर्म में लिखूंगी तो क्या होगा आपके पास के पहले तो ये होगा कि ये जो माइनस है इसकी वजह से इसके अंदर जितने भी आपके पास साइंस है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में होगा। पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, सारे प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो गए,
उसके बाद मैंने क्या किया है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स किया है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर दो तरह की वैल्यूज़ हैं, एक स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और साथ में ये आपके पास नेक्स्ट लॉग वाली वैल्यू। तो पहले मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी से उनको इकट्ठा कर लिया और जो आपके पास नेचुरल लॉग वाली चारों वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर लिया। इनको मैं अगर फर्दर सॉल्व करती हूँ तो ये क्या है कि आप अगर गौर करें तो पहले तो ये देखें कि ये जो दोनों चीज़ें थी ये आपके पास रिएक्टेंट्स के लिए थी और ये जो येलो में टर्म्स हैं ये प्रोडक्ट्स के लिए थी। फिर मैंने क्या किया कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाली टर्म्स को डिफरेंट कलर्स से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अच्छा, अब ये जो है अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ, इसको दोबारा ब्रैकेट में लेके जाती हूँ, तो ये मेरे पास गिव्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट्स की है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी तरह ये मेरे पास जो है वो एक नेचुरल लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है फॉर प्रोडक्ट्स एंड दिस फॉर रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो मेरे पास ओवरऑल स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आ जाता है। ठीक है, ओवरऑल स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो है, जो कि प्रोडक्ट्स के लिए भी हो सकता है और रिएक्टेंट्स के लिए भी हो सकता है, वो इक्वल है डेल्टा जी नॉट के। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के बाद बनाया, उसकी जगह पे आ जाएगा डेल्टा जी नॉट। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे डेल्टा जी नॉट आ गया और सिर्फ लॉगरिथम वाली वैल्यूज रह गई। लॉगरिथम वाली वैल्यूज को फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आर टी कॉमन आ सकता है इन चारों वैल्यूज के अंदर, मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर अब मेरे पास एक प्रोडक्ट्स वाला पार्ट रह गया, एक रिएक्टेंट्स वाला, मैंने इसको दोबारा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट कर दिया था। अब लॉगरिथम के रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपका कॉफिशिएंट है वो पावर बन जाता है, प्लस जो है वो मल्टीप्लीकेशन बन जाती है और माइनस जो है वो डिवीजन बन जाती है। ठीक है, अब इस रूल को अगर मैं फॉलो करती हूँ तो ये जो आपके पास प्लस था ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने डॉट की फॉर्म में लिख दिया, और जो आपकी के कॉफिशिएंट्स हैं वो बन जाएंगी पावर्स। ठीक है, अब नेचुरल लॉग एक बार फिर सिंगल टाइम आएगा, एस कॉमन आएगा, नेचुरल लॉग स्टार्ट में आ गया, प्रोडक्ट्स का प्रेशर जो है वो रिएक्टेंट्स के प्रेशर से डिवाइड हो गया। इस चीज़ को अब अगर आप फर्दर नोट करें तो ये चीज़ आपके पास क्या है, ये है आपके पास ये वाला पार्ट जो पिंक में नजर आ रहा है, ये आपके पास प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स है जो कि केपी के इक्वल है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को केपी से रिप्लेस करती हूँ तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन मौजूद है उसमें क्या था कि आपने गिव्स फ्री एनर्जी में कहा था कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए डेल्टा जी 0 है। तो स्टार्ट में आप जो रिएक्शन सपोज किया था जहाँ पे ए मोल्स ऑफ ए बी मोल्स ऑफ बी के साथ मिलते हैं, वो भी एक इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा जी की जगह पे 0। अब अगर मैं डेल्टा जी और जी नॉट और इस एक्सप्रेशन का जो है वो आपस में रिलेशनशिप फाइंड करूँ तो डेल्टा जी नॉट इक्वेशन की साइड पे लाऊँ तो दूसरी जो टर्म है वो मेरे पास माइनस में आ जाएगी। ये आपके पास एक्चुअली फाइनल रिलेशनशिप है डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान। उसकी वजह आपके पास ये है कि यहाँ पे आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, जो ओनली वेरिएबल है आपके पास वो के पी है। अब के पी के आपके यहाँ पे के पी के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस पॉसिबल हैं, ये आप पहले भी चेक कर चुके हैं। जैसा कि गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और 0 है तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका आज का लेक्चर था, काइंडली इसको नोट कर लें।